हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि नेक्स्ट मंथ आप लोग के हापरलीज आने वाले हैं। तो हापरलीज की तैयारी के लिए हम लोग को क्या करना होगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग आपको एमसीक्यूज कराने वाले हैं। एमसीक्यूज का मोटिव हमारा बस इतना ही रहेगा कि एमसीक्यूज के जरिए हम आपको वो कॉन्सेप्ट दें जो चैप्टर्स के अंदर आपके इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज की, और एमसीक्यूज के बिहाफ पर हम लोग आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करा देंगे कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, कैसे एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे और किस तरीके से आपको उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे साइंस की, क्लास 10th की। आज हम बात करेंगे साइंस की, जो कि क्लास 10th पे होने वाली है। और आज मैंने जो सब्जेक्ट आपका उठाया है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूं, और ये आपके मेजर पोर्शन जो रहेगा वो आपके हाफरलीज को देखते हुए बनाया गया है। आपके हाफरली एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग ये रिवीजन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, और ये वेरियस पार्ट्स में आपके सामने आने वाली है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की होगी। तो कंप्लीट आपको ये पूरी की पूरी रिवीजन मिलेगा आपके हाफरलीज तक। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग अपना रिवीजन सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज उठाने वाले हैं आज। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है हमसे द यूनिट ऑफ पावर मे बी एक्सप्रेस्ड एज। तो पावर की यूनिट क्या होती है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो हम जानते हैं P इक्वल्स टू VI होता है, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। रादर देन दिस, अगर मैं करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन पूछूं तो क्या होता है I स्क्वायर R। सिमिलर अगर मैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में इसका रिलेशन पूछूं तो क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R। अगर मैं वर्क डन के हिसाब से इसका रिलेशन पूछूं तो क्या होता है W अपॉन T। ओके, चलिए तो हम इन सब के बिहार पर देख लेते हैं कि जितने भी ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं, क्या वो सारे के सारे ऑप्शंस इनमें से किसी की ऐसा यूनिट तो नहीं बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं VI से देखता हूं तो वोल्टेज की, पोटेंशियल की वोल्टेज होती है, और करंट की एम्पियर। क्या वोल्टेज एम्पियर आपको ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है? जी आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाता है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वो भी हो। तो अगर मैं किलोवाट आवर की बात करता हूं तो किलोवाट आवर इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ये जो SI यूनिट होती है ये एनर्जी कंज्यूम्ड की होती है। वहीं अगर मैं वॉट सेकंड की बात कर रहा हूं तो वॉट पावर की SI यूनिट होती है, और सेकंड टाइम की। तो P अपॉन T किसका फॉर्मूला होता है? वर्क डन का। तो ये आपको SI यूनिट किसकी मिल गई? वर्क डन की SI यूनिट मिल गई। वहीं जूल सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो जूल सेकंड, जूल का मतलब वर्क और सेकंड मतलब टाइम, और ये बेटा किसका आपको मिलेगा? पावर का फॉर्मूला। तो अगर मैं पावर के टर्म्स में बात करता हूं तो जूल जो है वो आपका वर्क डन हो जाएगा, सेकंड जो है वो आपका टाइम हो जाएगा, और वहां आपको क्या मिल जाएगी? पावर। लेकिन भाई पावर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जूल सेकंड और वोल्टेज एम्पियर, ये आपका पावर का SI यूनिट्स बनने वाला है यहां पर। ठीक, ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर किस पर डिपेंड करती है? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पर? तो हम लोग फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। ये जो रो है, यही रो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और ये जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी हमेशा डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। नेचर ऑफ मटेरियल, किस पदार्थ का आपका वायर बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है ये कहां से कहां वेरी करती है? तो इंसुलेटर्स में ये जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। तो रेजिस्टिविटी फॉर इंसुलेटर 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर होते हैं। अगर वही मैं बात करूं फॉर कंडक्टर्स तो 10 की पावर
6 to 10 की पावर -8 ओम मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, इट्स शेप, नेचर ऑफ द मटेरियल, इट्स थिकनेस, इट्स लेंथ। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका अच्छा कंडक्टर होगा, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका यहां पर होने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे, हमसे कंडक्टर पूछ रहा है, तो भाई कंडक्टर कौन होते हैं, कंडक्टर कौन होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा दे, कंडक्ट, मतलब आपके करंट को फ्लो करा सके। अब करंट को फ्लो कराने वाले इसमें कौन से होते हैं, तो भाई वो कौन है, पेपर, इट इज अ इंसुलेटर। अगर मैं पेपर की बात कर रहा हूं तो इट इज अ इंसुलेटर। वहीं मैं ग्लास की बात कर रहा हूं, इट इज ऑल्सो अ इंसुलेटर। एवनाइट रॉड की बात कर रहा हूं, इट इज ऑल्सो अ इंसुलेटर। तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ आयरन। तो आयरन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ऐसा कौन सा लॉ है जो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो भाई प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा ये बात, भाई इलेक्ट्रिसिटी का आपका 30 टॉपिक आ जाता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं कि जब भी कभी किसी भी सर्किट को कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा जाए तो जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो भाई वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के। तो भाई ऑप्शन में हमारा क्या जाएगा, ओम्स लॉ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वहीं अगर मैं बात करता हूं कूलम्स लॉ, फैराडे, क्रिस्टॉफ लॉ, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं, क्रिस्टॉफ ये क्लास 12 का है जो कि बात करता है जंक्शन पर और आपके जंक्शन वोल्टेज के लॉ पर। वहीं फैराडे की बात करता हूं तो ये भैया इंड्यूस्ड करंट के ऊपर बात करता है, ठीक है। वहीं कूलम्स लॉ की बात करूं तो बेटा ये चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर बात करता है, उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के बीच में बात करता है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है, ओम्स लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज। तो रेट ऑफ फ्लो, तो यहां से एक बात बेटा मेरी समझ लीजिएगा जरा बहुत अच्छे से, अगर बात आती है कहीं पर भी रेट की, ये शब्द अगर आपको कहीं भी दिख जाए फिजिक्स के अंदर, तो रेट का मतलब होता क्या है, तो रेट का मतलब होता है किसी भी अननोन वैल्यू के आगे जब रेट लगा हुआ होता है तो उसका हमें डिफरेंशिएशन कराना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें उसका डिफरेंशिएट कराना है। अब अगर आप डिफरेंशिएट का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि उस क्वांटिटी को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कराना है। तो देखो यहां पे बोल क्या रहा है, यहां बोल रहा है चार्जेस, और चार्जेस को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से। तो यहां पे डी क्यू अपॉन डी टी और यहां पर क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन T फॉर्मूला किसका होता है, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जो कि एम्पियर ने दिया था, जो कि क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात हम करते हैं, इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 300 कूलम, एक न्यूमेरिकल आ जाता है यहाँ पे हमारे पास, चलिए उसको देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि 300 कूलम का है। तो चार्ज के लिए हम क्यू लिखते हैं, और ये कितने कूलम का है, 300 कूलम का है। 10 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहा है, तो टाइम हमें जो दे रखा है वो कितना है, 10 मिनट। ओके, आफ्टर दैट वो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हमसे आई का वैल्यू पूछ रहा है। अब हमने प्रीवियस वाले में ही क्या पढ़ा था, हमने वहां पे आई का फॉर्मूला पढ़ा था करंट का, जो कि क्या था, चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज अपॉन टाइम होता है तो हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यूज हमें गिवन है, ये जो एसआई यूनिट्स हमें गिवन है, क्या ये ठीक लगी हुई है, क्या इनको बदलने का बदला जाएगा या इनको नहीं बदला जाएगा। तो भाई देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो चार्ज शुड बी इन टर्म्स ऑफ कूलम एंड टाइम शुड बी इन टर्म्स ऑफ
सेकेंड, तो कूलम अपॉन सेकेंड, और यहां पर हमें टाइम किसमें गिवन है, मिनट, तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड, तो 10 इंटू 60, टोटल हमारे पास कितना हो गया 600 सेकेंड्स। नाउ इंप्लीमेंट दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला, तो हमको चार्ज कितना गिवन है 300, टाइम कितना गिवन है 600, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 6, 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना हमारे पास करंट आ रहा है 0.5 एम्पियर, तो मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस न्यूमेरिकल का अगर आपको जरूरत है तो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। जब भी कभी किसी भी इनफाइनाइट पोजीशन से किसी भी चार्ज को कैरी किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब जो वैल्यू आपके पास बनता है वो किसको डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है पोटेंशियल को। तो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा जो इस वोल्टेज को मेजर करके दिखाएगा, तो भाई देख लेते हैं। अगर मैं पोटेंशियोमीटर की बात करता हूं तो पोटेंशियोमीटर क्या होते हैं, पोटेंशियोमीटर वो होते हैं जो कि कोई अननोन वोल्टेज को सर्किट के डिफाइन करते हैं बाय हैविंग आर नोन वोल्टेज। मतलब सर्किट में अगर कोई नोन वोल्टेज है और हमें किसी पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है, कोई अननोन वोल्टेज, तो उसको यूज करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बट भाई अगर मेरे को पूरे सर्किट का वोल्टेज चाहिए होगा तो थोड़ी ये बता देगा मेरे को, ये तो अननोन वोल्टेज बताता है, तो भाई ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता मेरा। अब आता है वोल्टमीटर, तो पोटेंशियोमीटर मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे वोल्टमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो भाई ये भी नहीं हो सकता। एमीटर की बात करते हैं तो दे मेजर दी करंट, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, वोल्टमीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। बात जब भी कभी हिंड्रेंस की आए ना, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। अब आपके कार्य में जो बाधा पैदा करने का काम करे तो वो क्या होगा, वो हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। और जब भी कभी करंट के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो कौन होता है, वो होता है रेजिस्टेंस। और ये बात हमको किसने बताया था, ये बात हमको बताया था ओम्स ने। कैसे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। ऑन कंक्लूजन जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है, दैट इज R, एंड R इज नोन एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ही वो एलिमेंट होता है, सर्किट एलिमेंट होता है जो कि करंट के रास्ते में बाधा पैदा करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, A, दैट इज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्यूज वायर जो होता है वो आपके कौन से वायर के साथ लगा हुआ होता है। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं कि किस वायर के साथ लगा हुआ होता है, तो फ्यूज वायर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए भाई 3 तरह के तार होते हैं, ठीक है। एक तो आपका भाई लाइव वायर होता है, बोले भाई जो आपका करंट आ रहा है उसको दिखा दूंगा। एक आपका न्यूट्रल होता है और एक आपका क्या होता है, अर्थ। एक तार आपको कौन सा होता है, अर्थ। न्यूट्रल वायर हमेशा टॉप में होता है और नीचे बॉटम में 2 तार होते हैं। ऊपर वाला हमेशा होता है न्यूट्रल और नीचे वालों में एक लाइव और एक आपका अर्थ। अब अगर बच्चा चाहे कि भाई फ्यूज कौन से वायर में लगेगा, तो भाई करंट जिससे आएगा घर के अंदर लगाया तो वही जाएगा फ्यूज। तो आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा इसका लाइव, दैट इज ऑप्शन ए, लाइव वायर। नेक्स्ट, the relation between potential difference and current was discovered by। relation between potential difference and current, potential difference और करंट के बीच का रिलेशन किसने पता किया था, तो भाई वही आंसर ओम्स ने। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कह रहा था कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर
करंट जो आपके सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल के। तो भाई यही तो रिलेशन है हमारा V और I के बीच में, ठीक है, जो कि कैसा है, डायरेक्टली। तो आंसर क्या हो जाएगा, C, दैट इज O। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इन सब में से कौन सा टाइप जो है वो कि इलेक्ट्रिक सर्किट का टाइप है। तो भाई देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूं तो ओपन सर्किट, भाई ओपन सर्किट हो गया, किसी भी तरीके का आपका करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो भाई ये किस बात का सर्किट बनेगा, क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर आपने डॉट लगा दिया, ये क्लोज सर्किट बन गया है, ठीक है। वही बात करते हैं आपका सीरीज का, तो सीरीज में भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया है और एक में सॉरी एक में यहां लगा देता हूं ये। अब भाई तीन तरीके के सर्किट बने। देखो एक सर्किट तो ऐसा बना जिसमें आपका करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है, एक तो आपका वो बना जहां पर आपका करंट ड्रॉन हो रहा है, जहां पे आपका करंट ड्रॉन हो रहा है, और एक वो बना जो कि किसमें है, सीरीज में है। हो सकता है यहां पे करंट ड्रॉन हो रहा हो सकता है यहां पर करंट ड्रॉन नहीं हो रहा हो। तो भाई तीनों ही तरीके के जो आपके बन रहे हैं यहां पर, वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे यहां पर, वो सारे के सारे यहां पर कैसे हैं, वो सारे के सारे यहां पर आपके सर्किट को शो कर रहे हैं। तो यहां पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ सुपरकंडक्टर। अगर मैं सुपरकंडक्टर की बात करता हूं तो सुपरकंडक्टर कौन होते हैं, तो सुपरकंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्सटेंसेस लोअरिंग टेम्परेचर पर भी करंट की इंटेंसिटी को ना घटाकर करंट को बढ़ावा दे देते हैं, करंट को बढ़ा देते हैं और करंट को फ्लो करा देते हैं। तो मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेस होगा फिर भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा फिर भी आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जब भी कभी बात आती है कि सुपरकंडक्टर के रेजिस्टेंस कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखना इनके रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होते हैं। कितने होते हैं, जीरो, इनमें रेजिस्टेंस पैदा नहीं होते। आगे बात करते हैं, विच टाइप ऑफ सर्किट हैज ओनली वन पाथ ऑफ करंट ऑफ फ्लो। ऐसे कौन से सर्किट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है करंट के पास होने का। तो भाई अगर मैं बात करूं पैरेलल की बात कर लेते हैं, तो पैरेलल में क्या है, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। भाई देखो करंट आएगा, करंट आने के बाद यहाँ पे देखो डिवाइड हो जाएगा। देखो करंट यहाँ पर आया और दो रास्ते से यहाँ पर पास होते हुए चला गया, I1 और I2, तो करंट भैया बिखर गया, ठीक। अगला वाला देखता हूँ तो सीरीज में ये लगा हुआ है, करंट यहाँ पर आता है I और करंट इस रेजिस्टेंस से होता हुआ भी कितना निकल जाता है, I। अगला देख लेता हूँ तो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे सीरीज है और यहाँ पर क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। करंट यहाँ पर I आता है, यहाँ पर भी I आता है, लेकिन यहाँ दोनों पर I1 और I2 हो जाता है, करंट यहाँ पे बिखर गया। ओपन सर्किट की बात कर रहा है तो भाई वहां पर तो आपका करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ऑप्शन ना तो ये होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये। ऑप्शन क्या होगा आपका, सीरीज सर्किट का होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो जब सीरीज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो सिर्फ क्या बचता है आपके पास, वन पाथ फॉर द करंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ठीक नहीं है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो भाई देख लेते हैं, पहला, द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बिल्कुल सही बात है भाई, कनेक्टेड पैरेलल में ही होते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस बात पर फोकस हमको सबसे ज्यादा करना है कि नॉट ट्रू हमको पेपर में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर बहुत डालता है, बहुत पूछता है जिसमें नॉट लिखा हुआ होता है, और हम लोग जल्दबाजी में इस नॉट को नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको इसी को पढ़ना चाहिए। तो अगर हम नॉट को देखते हैं तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है। ये ऑप्शन ठीक होने के बाद अगला देखते हैं, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। भाई ये बात भी सही है, एमीटर्स आपके सीरीज में ही कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, सिंगल की इज यूज्ड टू स्विच ऑन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल बात सही है, कीज का जो इस्तेमाल होता है वो सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बताता है रियोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज। रियोस्टेट क्या होते हैं,
तो मैं आपको बता दूं रियोस्टेट का काम क्या होता है, ये अपने आप ही किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। मतलब इनका काम होता है कि करंट कम है तो बढ़ा दे, करंट कम आ रहा है तो बढ़ा रहे हैं, और करंट ज्यादा आ रहा है तो कम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब इन टर्म्स में गलत है, हमसे पूछा ही गलत वाला गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is a safety device used in electric circuit to prevent damage due to excess current? ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा सोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। तो भाई करंट जब भी कभी हायर इंटेंसिटी का आएगा तो भाई कोई ऐसा तो अप्लायंस होना चाहिए, कोई ऐसा डिवाइस तो होना चाहिए जो कि मेल्ट हो जाए और वो बचा दे बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट को। तो ऐसा किसका काम होता है, ऐसा काम होता है सिर्फ फ्यूज का। इसका काम होता है फ्यूज का, और फ्यूज में इस तरीके से इसकी मेटालिक प्लेट्स होती हैं और बीच में आपके लगा हुआ होता है एक वायर, और ये वायर किसका बना हुआ होता है, तो ये वायर बना हुआ होता है लेड टिन अलॉय का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका सीबीएसई आपसे कि आपका जो फ्यूज वायर है वो किसका होता है। तो फ्यूज वायर बना हुआ होता है लेड टिन अलॉय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात कर रहा है भाई, तो इंसुलेटर कौन होते हैं, इंसुलेटर कौन होते हैं, तो इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट को कंडक्ट नहीं होने देते हैं। तो ऐसे कि मैंने पीछे बताया था, जिनकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर होती है, ये करंट को अलाउ नहीं करते पास होने के लिए, तो मतलब कंडक्टर नहीं होंगे। सिल्वर एक मेटल है जो कि कंडक्टर है, एल्युमिनियम एक मेटल है जो कि कंडक्टर है, कॉपर एक मेटल है जो कि कंडक्टर है। तो ऑप्शन क्या बचा, ग्लास। तो ग्लास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपने पढ़ा होगा 4 ऐसे फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है, जो 4 फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। तो जैसे कि कैसे, फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। दूसरा क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर तार की मोटाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तार की मोटाई कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वहीं बात करते हैं तीसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आगे, जो मैं आपको सेकंड जो मैं आपको रिवीजन सीरीज कराऊंगा उसमें मैं आपको इसका जिक्र भी करूंगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और रेजिस्टिविटी का भी बताऊंगा। चौथा जो है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो भाई देख लेते हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। टेम्परेचर हमारे पास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी हमारे पास है। क्या नहीं है इन चारों ऑप्शन में, डेट इज अ डेंसिटी। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे नॉट पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था हमसे, नॉट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इन चारों में कहीं पर भी नॉट, तो इन चारों में भी जो ऑप्शन हैं वो इनमें 3 में आ रहे हैं लेकिन चौथे में नहीं है। नेक्स्ट, in parallel combination of electrical appliances total electrical power। क्वेश्चन ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है और उसके अंदर पूछ रहा है जो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या होगी, वो हमेशा ही डिक्रीज होती है, वो हमेशा ही क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब भी कभी आपके रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो पावर हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस बात का प्रूफ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा कि ऐसा ही क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ अ रियोस्टेट, पीछे ही बता दिया मैंने आपके लिए, लीजिए क्वेश्चन भी आ गया। तो पर्पस ऑफ रियोस्टेट क्या होता है, तो आप लोग बताइए भाई, आप सभी को पता चल गया होगा। डेट इज
इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को। ओके, अब एक मैं आपको दे देता हूं एमसीक्यू, मार्क कर दीजिए। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो इसके आगे का होगा, देन लाइट होगा आपके पास, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा रिवीजन सीट आपके लिए हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। आई होप सो आप सभी इस चैनल पे बने रहेंगे। इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना होगा, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में आपके पास आपको हमारे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम हैंडल का और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको इन सब चीजों का पीडीएफ मिलता रहेगा, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे सैंपल पेपर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, जो कि आपको प्रिपेयर करवाएंगे आपके बेस्ट स्कोर के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आई होप सो आपको सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।